अब कोई मत लिखना, ठीक है। ओके, अब आपने एसएन रिएक्शन का जनरल देख लिया। ओके, अब हम अगला हेडिंग लगा लो भाई, अच्छा सा हेडिंग लगाना है, बड़ा सा हेडिंग लगाना है। यस, लिखो फटाफट से, मैकेनिज्म ऑफ आपकी एसएन रिएक्शन। ये लो एसएन रिएक्शन की मैकेनिज्म। वेरी गुड, चलते हैं आगे। ओके, ठीक है। आप जानते हैं दो तरह की मैकेनिज्म होती है, फटाफट लिखो, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, आप जानते हैं नंबर वन कौन सी है, एस एन वन मैकेनिज्म, और नंबर टू कौन सी है, एस एन टू। ये आपकी मैकेनिज्म। ये एस एन वन और एस एन टू लिखने का पैटर्न भी आप पहचान लीजिए। ये आपका कैपिटल एस है और ये आपका कैपिटल एन है, लेकिन आपका क्या है, ये वो मतलब छोटा छोटा करके नीचे लगाया हुआ है, ठीक है, बड़ा नहीं है, फुल साइज का नहीं है। ये जो वन है ये उतना ही बड़ा है जितना एस है, एस है, ठीक है। तो ये हो गया, दो तरह की मैकेनिज्म है। ओके, अब हम इसमें से कौन सी लेने वाले हैं, सबसे पहले एस एन वन लेने वाले हैं। अब आप नया हेडिंग लगाएंगे, एस एन वन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फटाफट लगाओ। अब आप नया हेडिंग लगाएंगे, एस एन वन आपका रिएक्शंस, ठीक है, एस एन वन रिएक्शन लगा लो भाई। अब हम इनकी बात करने वाले हैं, एस एन वन रिएक्शन की। और एस एन वन रिएक्शन को बोलते क्या है, जरा देख लो, हम इनको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। एस बोले तो सब्सटीट्यूशन, और एन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक। सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। और आपका वन का मतलब क्या हुआ, वन का मतलब हुआ यूनिमोलिकुलर। ये लो, यूनिमोलिकुलर। अब यूनिमोलिकुलर बोले तो क्या हुआ, देखो एस एन, एस का मतलब सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना, वन यानी कि यूनिमोलिकुलर। अब यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ, यूनिमोलिकुलर का मतलब ये होता है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में केवल एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। इसको आप लिख लो, यूनिमोलिकुलर का मतलब काइनेटिक्स वाला यूनिमोलिकुलर है ये, ठीक है ना। तो फिर भी हम यहां पर लिख लेते हैं ओनली वन मोलिक्यूल, क्योंकि अब ये पिछली बार जो 2022 का पेपर था ना, उसमें ट्रू एंड फॉल्स और रीजन असर्शन ये काफी ज्यादा आए हैं, ठीक है। ओनली वन मोलिक्यूल पार्टिसिपेट्स इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये लो आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में केवल एक ही मोलिक्यूल है वो आपका पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यूनिमोलिकुलर है। इतनी बात हो गई। ओके, अब इसका जनरल स्टेटमेंट आ जाते हैं, जनरल इक्वेशन में आ जाते हैं, एस एन वन की जनरल इक्वेशन। अब आपको ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, एक आप टर्सरी हेलाइड ले लो। ये हमने टर्सरी हेलाइड लिया, फटाफट से देखते जाओ। ये हमने टर्सरी हेलाइड लिया, ठीक है, इससे हमने यहाँ बी आर लगा दिया, हो गया आपका टर्सरी हेलाइड, ठीक है। इस टर्सरी हेलाइड से आप रिएक्शन कराओगे किसकी, OH ले लो, और तो क्या लोगे, OH ले लो, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब आप सीधा क्या करोगे, बी आर को डिस्प्लेस करके आप लगाओगे दोस्तों OH, ये बन गया आपका टर्सरी एल्कोहल। ये इसका एक जनरल इक्वेशन हो गया। अब हम इस जनरल इक्वेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका लीविंग ग्रुप है, क्या है, लीविंग ग्रुप है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना। ये आपका टर्सरी आरएक्स है जो सबस्ट्रेट का काम करता है, टर्सरी आपका आरएक्स। इतनी बात हो गई। ओके, ये आपका टर्सरी एल्कोहल आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग। तो नंबर 2 पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों मैकेनिज्म की। ओके, तो हाँ ठीक है, यही लिख लो, नंबर 2 पॉइंट में इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो आप लोग जानते ही हो, टू स्टेप मैकेनिज्म है, फटाफट लिखो, टू स्टेप आपकी मैकेनिज्म है, ठीक है। दो स्टेप मैकेनिज्म है, कौन कौन से हैं दो स्टेप, जरा देख लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नंबर वन कौन सी है भाई, नंबर वन में आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ, लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये लो, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बाई CX बॉन्ड क्लीवेज। ये लो, यानी कि CX बॉन्ड है वो टूट जाएगा और आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। दोस्तों यही इस रिएक्शन का खास फीचर है, क्या, कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है आपके कान ये खड़े, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्या क्या है जरा बताओ। कार्बोकैटायन जैसे ही आता है वैसे ही देखो, एक तो आ गया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे आएगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आएगी। एक आपको पता होना चाहिए, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है, वो सारे आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, ये सारे आपको आने चाहिए। दूसरा,
दूसरा, आपको कार्बोकैटायन जैसे ही इंटरमीडिएट है, याद करो रीअरेंजमेंट होता है, जैसा आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में कराया है, ठीक है। तो जैसे ही कार्बोकैटायन, इसका मतलब आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी कि कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। ये एक अलग टेंशन है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आने में, ठीक है। तो SN1 में कार्बोकैटायन की एंट्री हो चुकी है, और कार्बोकैटायन की एंट्री होते ही कार्बोकैटायन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो आपको परेशान करने के लिए इसके साथ आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। यस, ओके, हो गया। तो ये बात हो गई, ओके, ठीक है। अब इसका फटाफट से हम लोग एक इक्वेशन है वो ले लेते हैं। हमने क्या बनाया, हमने अभी क्या लिया था भाई, हमने लिया था आपका CH3 और यहाँ पे लिया था CH3 और इसमें लिया था Br, और इसकी हम कराएंगे दोस्तों आपकी रिएक्शन, जिसमें ये रिएक्शन आपकी क्या है, चलो वो बात बाद में करेंगे, पहले स्टेबल कार्बोकैटायन बना देते हैं। ये बना कार्बोकैटायन, ये बना CH3, और ये आपका इधर से हो गया CH3 और ये CH3, और ये बन गया दोस्तों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, प्लस में ये आपका ब्रोमाइड आयन है वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। ये आपका प्लेनर प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब इस रिएक्शन के कुछ खास फीचर हैं वो लिख लो। क्या क्या फीचर हैं जरा लिखो। एक तो ये स्लो होती है, क्या होती है, स्लो होती है। एक ये रिवर्सिबल आपको दिख ही रही है, तो ये क्या क्या होती है दोस्तों, ये होती है आपकी स्लो, और आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है, ठीक है। और क्या है, और ये जो स्टेप है वो एंडोथर्मिक है, फटाफट लिख लो, एंडोथर्मिक। और क्या है, और ये आपका दोस्तों जब ये स्लो स्टेप है तो यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट आपका डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि आपकी RDS, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये तो आप जानते ही हो, केमिकल काइनेटिक्स ने आपको बता दिया कि जो यदि एक से ज्यादा स्टेप होते हैं किसी रिएक्शन में, मैकेनिज्म में, तो जो स्टेप स्लो स्टेप होता है वही उसका वेग का निर्धारण करता है, वही वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप उसको बोलते हैं। तो ये चारों आप याद रखना, स्लो है, रिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है, और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसमें SN2 की जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, SN1 की, सॉरी, SN1 में जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है उसमें, और वही आपकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी कि जो भी कुछ डिस्कशन होना है वो इस स्टेप के आधार पर ही होना है, ठीक है। अब अगली स्टेप का ज्यादा कोई मतलब बचता नहीं है। अगली स्टेप में आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये लो, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पे ये आपका अटैक करता है, कौन, आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, अब हम ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। ये आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल आया, और न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या लिया है भाई, न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन किया है क्या, हमने डिफाइन किया है क्या यहाँ पर, OH को, OH लिया है ना, तो OH ही ले लेते हैं यहाँ पर भी, जनरल नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर हमने डिफाइन कर दिया ना, तो यहाँ भी OH ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, ये लो, और ये लो भाई, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और आपका वापस क्या बन गया, ये लो। अब हम Me में लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो टाइम कंज्यूम करता है अननेसेसरी, ठीक है। ये आपका एल्कोहल बन गया, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये जो स्टेप है दोस्तों, ये आपकी फास्ट स्टेप है, ये लो, ये क्या है, फास्ट है, और ये एक्सोथर्मिक है। बात आपको समझ में आई, ठीक है, फास्ट है और एक्सोथर्मिक है। तो इस तरह से दो स्टेप है, पहले कार्बोकैटायन बना, वो आपकी स्लो स्टेप है, डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है। दूसरी में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो आपकी फास्ट स्टेप है, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था मैकेनिज्म का। थर्ड पॉइंट ले लो फटाफट से, जल्दी करते हैं भाई। थर्ड पॉइंट में आप क्या बनाओगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे, फटाफट बनाओ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपने बनाया, ठीक है, ओके। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप कैसे बनाओगे, दो स्टेप का मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान है ना। ये आपका रिएक्शन का प्रोग्रेस हो गया, रिएक्शन प्रोग्रेस आपकी इधर हो रही है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, इधर से इधर गई, कैसे बनाओगे देखना जरा। दो स्टेप का तो आपको पता ही है, यहां से गए, यहां से गए, और ये बना दिया, बात खत्म। यहां क्या लिया आपने, RX प्लस में आपने न्यूक्लियोफाइल लिया,
अब फिर ये थोड़ा सा ऊपर बन गया ना, ऊपर जगह नहीं मिलती है लिखने की, इसको नीचे उतारना पड़ेगा। ओके, यस। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बनी, तो ट्रांजिशन स्टेट ये आपकी फर्स्ट हो गई। यहाँ आपका बन गया दोस्तों इंटरमीडिएट, ये लो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन गया, ये लो यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी फिर ट्रांजिशन स्टेट आपकी 2 बन गई, और ट्रांजिशन स्टेट 2 बन गई, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, आर के साथ NU जुड़ गया, और प्लस में आपका X माइनस निकल गया बाहर। बात आपको समझ में आई? ठीक है। ये प्रोडक्ट की लाइन है ना, वो नीचे है, ध्यान रखना, ये लाइन है ना, ये लाइन आपकी यहाँ है। मेरा कहने का मतलब है कि ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये देखो, ओवरऑल आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बतानी है, ये लो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया, जो हीट माइनस बाहर निकल रही है, तो ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो गया। अब फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक है, सेकंड स्टेप आप देखो, सेकंड स्टेप यहां से चलती है इंटरमीडिएट से, तो वो क्या है आपकी एक्सोथर्मिक है। ये आपका यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी, और ये यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2 बनी। ठीक है, तो स्टेप 1 आपकी एंडोथर्मिक, स्टेप 2 आपका एक्सोथर्मिक, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ये आप याद रखना, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, वो स्टेप का तो हम पहले लिख चुके हैं, ओवरऑल रिएक्शन का यहाँ लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर एक्सोथर्मिक है। स्टेप 1 स्टेप 2 तो आपको पता ही है ना, ये आप लिख चुके हो, स्टेप 1 क्या है और आपकी स्टेप 2 क्या है। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि मतलब आपको कितनी चीजों को कितनी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। और अब आप देखना, ये मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका मुझे फटाफट से उत्तर बता दो। ये 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन मतलब बेकार है, आप देखो ना काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगला कुछ समझना चाहता है आपसे, इसका आंसर बताओ फटाफट से। यस, इसका आंसर बताओ फटाफट से। देखो मतलब आप देखो ना एक चीज, मतलब इसने पूछा तो सही है, यदि हाँ एकदम इसका आंसर एकदम बी आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप देखो ना सेकंड स्टेप की जो सेकंड स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कम एनर्जी लेवल पे है। मैंने ये बनाया है ना, ये मैंने इसीलिए किया था कि आपको ये याद रहे कि यहाँ पर TS1 है, यहाँ पर TS2 है, तो TS2 क्या है, हमेशा ही TS1 से आपकी क्या है, नीचे है। तो जनरली जो आपके जनरली क्या मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो 2 स्टेप मैकेनिज्म मिलती है उसमें यही आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलता है, ये वाला, जिसमें आपकी जो TS2 है वो TS1 से आपकी नीचे वाली एनर्जी लेवल पर होती है ना। तो आप समझ गए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आपका आएगा। ठीक है, ये SN1 के लिए इन्होंने कहीं पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया है इन्होंने, और ज्यादा कुछ चेक नहीं किया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर कितना हो गया, ये 3 हो गया क्या, 3 हो गया। चौथा ले लो फटाफट से। यस, चौथा ले लो भाई फटाफट से, चौथा ले लो। इसमें जो आप देखो ना, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपका केवल और केवल RX पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देखो, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये आपकी पहली वाली, और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल आपका RX। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। इसको आप अच्छी तरह से लिख लो। ठीक है ना। इसीलिए, और देखो ना मैंने क्या बताया था, SN1 यानी कि यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हमारी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल RX यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिमोलिकुलर है। तो ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ना, स्टेप 1, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, बहुत ज्यादा इससे कंक्लूजन निकलते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं, RPSC में भी एक सवाल आ गया था ट्रू एंड फॉल्स का, वो आपको PYQ में मिलेगा। उसमें देखो क्या है, उसमें इन्होंने ये पूछ लिया कि एक स्टेटमेंट उसमें ये भी था कि जो स्टेप 1 है SN1 की, वो स्लो और रिवर्सिबल है, यानी कि इसको ट्रू एंड फॉल्स में ले आए वो, इन दोनों को, कि जो स्टेप 1 है वो स्लो और रिवर्सिबल है। ये आपको उसमें मिलेगा, PYQ में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब हमें एक एक चीज को अच्छी तरह से पहचानने की जरूरत है, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है। अब आप यहां देखो, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका RX। ठीक है, तो जो रेट है वो रेट लो क्या हो गया इसका, रेट कांस्टेंट, और आप यहां लिखोगे RX। इसका मतलब आप सीधा सीधा हिंदी में लिख लो कि ये जो SN1 का जो रेट है, ठीक है, पहली बात तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ये आपके फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। ठीक
है ना। यदि सोल्वोलाइसिस का केस है जिसमें सोलवेंट ही अटैक कर रहा है तो वहां ये जरूर सूडो फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन यदि SN1 में आपको कहीं भी ऑर्डर पूछता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि वो 99 जो बुक्स हैं वो आपको इसका सीधा फर्स्ट ऑर्डर बता रही है, ठीक है। तो ये वैसे भी रेट आप देख लो, फर्स्ट ऑर्डर है, ओके, फर्स्ट ऑर्डर है और आपका यूनिमोलिकुलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। अब इसमें आप एक सीधी सी एक लाइन लिख लो कि जो इसका जो रेट है, रेट डिपेंड्स ऑन concentration of rx only, ये लो, एंड नॉट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वेग निर्धारक पद में आपका केवल एक rx है, वही पार्टिसिपेट कर रहा है। आप बात को समझे कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये कौन सा पॉइंट था? फोर्थ था क्या? फोर्थ था। पानी देखता हूं है क्या। यस, अब फिफ्थ में आ जाओ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फटाफट से लिख लो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, ये लो भाई, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है? देखो, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों होती है, उसका उसका वो तो रिएक्शन की जो ओवरऑल नेचर है ना, उस पे डिपेंड करता है कि वो जो क्या बोलते हैं उसमें कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस किस डायरेक्शन में होनी है। तो उस बेसिकली उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने में भी बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं ना, आपका हीट भी हो गया, है ना, डेल्टा जी हो गया, एंट्रोपी हो गया। तो उस केस में यहाँ पर यदि ये बेसिकली एक्सोथर्मिक इसलिए है ओवरऑल, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो -H डेल्टा H निकलता है ना, ठीक है, उसकी वजह से इसको स्पॉन्टेनियस होने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक होना, एक्सोथर्मिक होना, ये बेसिकली एक रिएक्शन की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से टूट रहे हैं। यस, स्टीरियो केमिस्ट्री ले लो इसकी। स्टीरियो केमिस्ट्री में एक सेंटेंस लिख लो फटाफट से, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस विद, फटाफट लिख लो, टेक्स प्लेस विद, ये इंटरेस्टिंग है, टेक्स प्लेस विद आपका रेसिमाइजेशन, ये लो। अब आपको रेसिमाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि रेसिमाइजेशन आखिर होता क्या है। रेसिमाइजेशन जो टर्म है वो तो आपको पता ही है क्या, कि जब एक पर्टिकुलर आपका डी और एल आइसोमर, मान लेते हैं आपने डी लिया या क्या लिया आपने, एल आइसोमर लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनांशियोमर लिया, यानी कि इसको डी और एल को भी छोड़ देते हैं, यहां लिखते हैं एनांशियोमर, ये लो, एनांशियोमर, सिंगल एनांशियोमर, ठीक है, वन आपने एनांशियोमर लिया, और उस रिएक्शन में यदि ये जो है ये एक कोई सिंगल एनांशियोमर है, वो प्रोडक्ट के दो एनांशियोमर में आपके कन्वर्ट हो जाता है, 50-50% दो एनांशियोमर बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या बना आपका एनांशियोमर मेन की जो प्रोडक्ट है, हाँ ठीक है, एनांशियोमर एनांशियोमर एक बना, और ये उसका एक एनांशियोमर बना, ये लो, ठीक है, 50% ये बना, 50% ये बना। तो ऐसा जो मिक्सचर जिसमें दोनों एनांशियोमर की जो अमाउंट है वो 50-50% होती है, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और रिएक्शन को रेसिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको शुद्ध हिंदी में समझा दूं, वो रिएक्शन जिसमें एक प्योर एनांशियोमर, ठीक है, एक प्योर एनांशियोमर जो है वो रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होता हो, उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। अब रेसिमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? जिसमें दो एनांशियोमर का, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो आपस में एनांशियोमर हैं उनका 50-50% अमाउंट हो, इक्विमोलर अमाउंट हो, उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन, बाह्य प्रतिकार की वजह से। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये लो, यहां हमने लिया या तो डी लिया या हम एल लेंगे, दोनों में से एक लेंगे, तो प्रोडक्ट का आपको डी भी मिलेगा और आपको एल भी मिलेगा, 50% डेक्स्ट्रो और लिवो मिलेगा। इसको बोलते हैं आप क्या? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर इसको बोलते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये लो, ऑप्टिकली
इनएक्टिव होता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रीजन आपको पता है, बिकॉज एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ये लो, हालांकि ये बात करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री इसीलिए अभी लिया ही है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। बाह्य प्रतिकार की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो रेसिमाइजेशन होता है, कैसे होता है फटाफट से देखो, दो एनांशियोमर कैसे बनते हैं। ठीक है, फटाफट से हमने क्या किया, हमने क्या बोलते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, कायरल कंपाउंड लिया। ये लो, ये हमारा एक ऐसा आपका एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये लो, ये लिया हमने, और ये लिया, और ये लिया। ठीक है, अब ये चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कायरल होगा। ओके, तो हम यहां पर क्या लगा देते हैं, मिथाइल लगा देते हैं, यहां पर इथाइल लगा देते हैं, और यहां पर प्रोपाइल लगा देते हैं, आइसोप्रोपाइल। इतनी बात हो गई। ओके, ठीक है, आइसोप्रोपाइल लगाया। ये हमने क्या बनाया दोस्तों, एक आपका कायरेल या ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, या ले लेते हैं ये आपका RX है, और RX कैसा है आपका, कायरेल है। इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई भी एक एनांसियोमर है, या तो डी है या एल है। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल देते हैं। RS निकालो इसका, इसका मुझे RS बताओ भाई फटाफट से, जल्दी से, इसका RS मुझे बताओ। इसका RX बताओ फटाफट। इसका R है। ओके, तो इसका R कॉन्फ़िगरेशन आपने बता दिया। नंबर 1 इसको लिया होगा, नंबर 2 इसको लिया होगा, नंबर 3 इसको लिया होगा। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया और आपने बता दिया R। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। R कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो ये हमने स्लो स्टेप कराई, रिवर्सिबल कराई, और इसका कार्बोकैटायन फटाफट से बना लो। इसका कार्बोकैटायन में आपके जो मिथाइल है वो आपका प्लेन के पीछे है, हम उसको ऐसे कैसे रखेंगे, और आपका प्लेन के इधर आपका इथाइल है, और आपका प्लेन में दोस्तों प्रोपाइल ग्रुप है, और वो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। हो गई इतनी बात। ओके, ये आपका प्लेनर sp2 कार्बन वाला आपका क्या बन गया, प्लेनर कार्बोकैटायन बन गया। ये लो, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, प्लेनर है। ठीक है ना। अब ये प्लेनर होने की वजह से क्या हुआ, इस पर अब ध्यान देना, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो, अब देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर है तो दो तरह से अटैक कर सकता है। ये देखो, मेरी जो क्या बोलते हैं, हाँ, मेरी हथेली को देख लो जो आपके सामने है, मान लेते हैं ये आपका प्लेनर कार्बोकैटायन है। ठीक है ना। अब यदि देखो न्यूक्लियोफाइल इधर ऊपर से आएगा ना, ऊपर से आकर के अटैक करेगा, तो ये जो इसकी जो 3 वैलेंसी थी वो नीचे हो जाएगी, ऐसे देखो, ऐसे है ना। ठीक है, तो वो ऐसे हो जाएगी तीनों वैलेंसी। ठीक है, और यदि मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और यदि ये आपका कार्बोकैटायन है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से आता है, तो वो ऊपर हो जाएगी। बात आपको समझ में आई ना। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए ऊपर से अटैक की भी 50% पॉसिबिलिटी है, और नीचे से अटैक की भी 50% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यदि ये नीचे से अटैक करेगा तो इसके जो बॉन्ड्स हैं तीनों वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, और यदि ऊपर से अटैक करेगा तो वो नीचे की तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो दोनों एनांशियोमर बनेंगे, और उनकी स्ट्रक्चर हम लोग फटाफट यहां से बना लेते हैं। ओके, ये लो, और आप फटाफट से इसको बनाओ। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो अटैक दिखाएंगे, एक तो हम दिखाएंगे इधर से, और एक हम दिखाएंगे इधर से। इधर आपने OH का अटैक कराया, इधर आपने OH का अटैक कराया, ये आप कराओगे ऊपर की साइड से, 50-50% पॉसिबिलिटी है। ये आप कराओगे नीचे की साइड से। ठीक है, ऊपर की साइड से अटैक कराओगे तो जरा देख लो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH ऊपर आएगा, और आपका ये कार्बन, इधर आपका क्या आ गया, प्रोपाइल ग्रुप पहले से है लाइन में और आपका मिथाइल है वो आपका दोस्तों पीछे चला गया, और आपका ये बन गया दोस्तों इथाइल ग्रुप यहां आ गया। और यदि ये नीचे से अटैक करेगा तो ये जो तीनों वैलेंसीज हैं ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो ये आपका कार्बन ये नीचे नीचे की तरफ आकर के जुड़ गया। आपका प्लेन में क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, और ये प्लेन के ऊपर आपका इथाइल ग्रुप है।
ठीक है, और ये आपका ब्रोकन वेज से जुड़ा हुआ है, प्लेन के पीछे मिथाइल, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं ताकि आपको इन दोनों में अंतर समझ में आए। ये देखो, ये रहा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज है, इसका मतलब इन दोनों का 50-50% अमाउंट बनेगा, ठीक है। 50-50% अमाउंट बनेगा, इसका मतलब है जो बनने वाला होगा वो दोस्तों रेसिमिक मिक्सचर होगा। ये लो, रेसिमिक आपका मिक्सचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, 50-50% इसका होगा, ये 50-50% होगा, और ये भी 50% होगा। ये तो हुई एक बात। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से जो ऊपर वाला है उसका आर है या एस है? ऊपर वाले का क्या है? ऊपर वाले का मेरे ख्याल से आर मिलेगा आपको, ठीक है। और नीचे वाले कंपाउंड का क्या मिलेगा? इसका आपको मिलेगा एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला तो क्या है आपका? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम आपका कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका क्या है? इसका आपका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ये। ऑपोजिट आपका कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं आप इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्फ़िगरेशन विद मतलब आपका क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसमें, ठीक है। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला ये हो गया, ओके। तो आपने देखा रेसिमाइजेशन कैसे हुआ। एक आपका जो प्योर कायरल कंपाउंड है, जो या तो डी है या एल है ऑप्टिकली एक्टिव, वो कार्बोकेटाइन बनाता है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि कार्बोकेटाइन आपका प्लेनर होता है, इसलिए ऊपर से अटैक करने की और नीचे से अटैक करने की पॉसिबिलिटी 50-50% हुई। तो जो ऊपर से अटैक करने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी 50% बनेगा, नीचे से अटैक जो होगा वो भी 50% बनेगा, इसलिए दोनों का सेम अमाउंट बनेगा। सेम अमाउंट बनेगा तो 50-50% बनेगा। दोनों का एनांशियोमर कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑपोजिट होगा, यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन यहां है, यहां पर रिटेंशन हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, यहां पर इन्वर्जन हो रहा है एस में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एनांशियोमर का 50-50% अमाउंट है, ओके। तो ये तो हो गई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आपको समझ में आया कि जो SN1 रिएक्शन है वो क्या होती है? प्रोसीड्स विद आपके टेक्स प्लेस विद रेसिमाइजेशन। इतनी बात हो गई, ओके, ठीक है। अब ये तो हुई देखो एक बात, लेकिन इस बात में क्या है? जोड़ है। क्या है? जोड़, यानी कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेंटेंस है वो फटाफट से लिख लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आप लिखोगे in most of SN1 reaction, ये लो, in most of SN1 reaction partial racemization occurs। ये लो, ये बड़ा गड़बड़ हो गया। पार्शियल आपका रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन अकर्स। ये लो, यानी कि आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या यहां पर 100% रेसिमाइजेशन होगा? 100% रेसिमाइजेशन होगा? ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जिनमें पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, और बहुत मतलब बहुत थोड़ी सी रिएक्शन ऐसी है जिनमें 100% रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में 100% रेसिमाइजेशन न होकर के पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। पार्शियल रेसिमाइजेशन का क्या मतलब है वो जरा समझ लो। पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब है दोस्तों कि आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ना, वो यहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब हो गया, इसका मतलब लिख लो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ वो लिख लो, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ आपका प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन या ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड। ये लो, यानी कि बात ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अभी अभी यहां पर देखा रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। क्या 100% प्योर रेसिमिक मिक्सचर बनता है? क्या हमेशा ये जो दोनों कंपाउंड बन रहे हैं इनका 50-50% बनता है हमेशा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर केस में आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होता है, यानी कि ये देखो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला है वो ज्यादा होता है, ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये इन्वर्टेड आपका प्रोडक्ट, ज्यादातर केस में इसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको, इसकी, जिसको मैंने गोला किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यों मिलेगी उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में रेसिमाइजेशन भी मिल सकता है, क्वेश्चन में आपको पार्शियल रेसिमाइजेशन भी मिल सकता है, ठीक है। और पार्शियल रेसिमाइजेशन का मैंने मतलब बता दिया आपको कि इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको ज्यादा मिलेगा, यानी कि जो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, है ना, ज्यादातर केस में। अब क्यों होगी वो रीजन सुन लो, इसका रीजन सुन लो, इसका रीजन लिख लो, ऐसा क्यों होगा, ठीक है।
ये देखो आप, जो पहला स्टेप है, समझने की कोशिश करो इसको। जो पहला स्टेप है SN1 का, वो क्या है? आपका कार्बोकेटाइन बनता है, प्लस में एक जो लिविंग ग्रुप है वो चला जाता है। यही तो है पहला स्टेप, स्टेप 1 ऑफ SN1। यही तो है स्टेप 1 ऑफ SN1। ठीक है, क्या सीधा डायरेक्ट ये क्लीवेज हो जाता है? RX बॉन्ड का क्लीवेज। अब एक बार के लिए आप जो कुछ लिख रहे हो उसको बंद कर दो, मैं समझा देता हूं, वो समझ लो। क्या ये जो RX बॉन्ड का क्लीवेज है वो डायरेक्ट क्लीवेज हो जाता है और आपको डायरेक्ट कार्बोकेटाइन और हैलाइड मिल जाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है वो सुनो, हकीकत को सुनो। आप लोगों को क्या बोलते हैं, अच्छा लगेगा सुन करके। एक्चुअल में स्टोरी ये है कि ये जो आपका RX है, इसका क्लीवेज पहले किस कैसे हुआ वो देखो। इसका क्लीवेज तो हुआ, ठीक है, लेकिन जो X माइनस है ना, इसका इसके साथ है ना वो लगाव ज्यादा है कार्बोकेटाइन के साथ, इसलिए बॉन्ड तो टूट गया लेकिन छोड़ के नहीं गया ये, इसको इसके पास ही चिपका रहा है ये। ठीक है ना? तो ये जो इस तरह का पेयर बनता है बॉन्ड टूटने के बाद भी X माइनस इसके साथ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर। क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। ये लो, यानी कि ये इंटीमेट आयन पेयर बन गया। ठीक है ना? अब आप क्या सोच रहे हो? आप अब ये एक्स माइनस छोड़ के चला जाएगा क्या? नहीं, अभी भी इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अब क्या होगा? सोलवेंट मोलिक्यूल आएगा बीच में। सोलवेंट मोलिक्यूल आकर के ये कहेगा कि भैया एक्स माइनस को कहेगा कि अब तो जाओ, इसको छोड़ करके छोड़ो इसका पीछा। ठीक है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये R प्लस और बीच में सोलवेंट मोलिक्यूल आ गया। बीच में क्या आ गया? सोलवेंट मोलिक्यूल। फिर भी एक्स माइनस गया नहीं, ये कह रहा है कि मैं अभी भी यहीं पे रहूंगा चाहे सोलवेंट मोलिक्यूल बीच में आ जाए। यानी कि एक आधा सोलवेंट मॉलिक्यूल बीच में आया है, अभी ज्यादा नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं, ये जो ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, ऐसा पेयर बन गया, इसको बोलते हैं सोलवेंट सोलवेंट सेपरेटेड आयन पेयर। सोलवेंट सेपरेटेड सोलवेंट सेपरेटेड आपका आयन पेयर। बात आपको समझ में आई? सोलवेंट सेपरेटेड आयन पेयर है। ठीक है, क्योंकि X माइनस और R प्लस के बीच में सोलवेंट मॉलिक्यूल आ गया। अब जाकर के जब और सोलवेंट मॉलिक्यूल आएंगे और R प्लस का X माइनस से पीछा छुड़ाएंगे, तब जाकर के ये कार्बोकेटायन है, ये X माइनस से पूरी तरह से अलग होगा। बात को समझो जरा, यानी कि X माइनस इतनी आसानी से R प्लस को छोड़ करके नहीं जा रहा है। अब उसका परिणाम क्या हुआ जरा समझो। यहां पर आपके सामने चार सिचुएशन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब उसमें हमारा कार्बोकेटाइन कहां कहां है? 2 नंबर में है, 3 नंबर में है और 4 नंबर में है। 4 नंबर में फ्री कार्बोकेटाइन है, तो यहां आपका जो है वो दोनों साइड जो है, एक जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर और नीचे से अटैक पॉसिबल है। लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देखो जो 2 नंबर है, न्यू पेज आफ्टर, यस, आप देखो जो 2 नंबर और 3 नंबर है, उसमें हेलो जो हेलाइड आयन है उसने अपनी साइड को छोड़ा नहीं है, उसकी वजह से न्यूक्लियस के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वो ऑपोजिट साइड से ही अटैक कर सकता है और कोई उसके पास चारा नहीं है। जैसे 2 नंबर में अटैक न्यूक्लियोफाइल किधर से करेगा? अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड। इसमें 3 नंबर में किधर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड। क्यों? क्योंकि जिस साइड में एक्स माइनस जुड़ा हुआ था वो अभी तक फ्री नहीं हुई है। इसका मतलब ऑपोजिट साइड में जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा और वो आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? वो क्या होगा? आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसलिए हमेशा याद रखो, ज्यादातर SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें आपका क्या होता है? पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, जिसमें आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला जो प्रोडक्ट है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है बजाय के उस दूसरे के। ठीक है ना? तो अब इसमें आप इसको लिखोगे कैसे? इसको फटाफट से लिख लो। आप क्या लिखोगे? मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन मुझे भी वो लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कहीं और लिखा हुआ नहीं है, तो यहीं पे नोट्स हैं वो बनते रहेंगे। फटाफट से आप लिख लो। इन इन ब्लैक इंक लेते हैं। इन 2 और 3, ये लो, जो 2 और 3 है उसकी स्टोरी है पूरी की पूरी। ठीक है, इन 2 और 3, एक्स माइनस पार्शियली ब्लॉक ब्लॉक द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये लो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसको ब्लॉक कर देता है इन दिस साइड। ये लो, आप समझो
न्यूक्लियोफाइल, ये जो X माइनस है, इसने इस साइड में न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ब्लॉक किया हुआ है। जिधर X था उधर अटैक को ब्लॉक किया हुआ है। आपका न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं कर सकता है ना। एक साइड से ही अटैक पॉसिबल है, वो है ऑपोजिट साइड। ठीक है ना। तो X माइनस ने क्या किया, पार्शियली ब्लॉक कर दिया अटैक ऑफ न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोफाइल इन दिस साइड। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हैंस हैंस न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अटैक्स मोर ऑन, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि वो जो न्यूक्लियोफाइल आपका जो हेलाइड आयन है, वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को आंशिक रूप से क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को मजबूरन ऑपोजिट साइड में ज्यादा अटैक करना पड़ता है। ठीक है, हेंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स मोर मोर ऑन ऑपोजिट साइड। ये लो, ऑपोजिट साइड, 10 इन्वर्टेड प्रोडक्ट, 10 मोर इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ये लो, ठीक है ना। ज्यादा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, यही इसमें स्टोरी थी। और आप इस स्टोरी को इतना इजी मत समझिए, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाला है एक क्वेश्चन, और वो भी काफी शानदार टाइप का। ठीक है, तो मैं वो लेके आ रहा हूँ, देखता हूँ मैं आखिर वो है कहाँ, और वो हमें जल्दी ही मिलना चाहिए। मिल तो गया, ठीक है। और ये मैंने आपके सामने रख दिया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप सोचिए, ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है एस एन वन रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज इन्वर्जन। अच्छा, इसका आंसर बताइए। 100% रिटेंशन होता है क्या? नहीं। 100% इन्वर्जन होता है क्या? ये तो नहीं होता, ये तो आपका SN2 में मिलेगा आपको। ठीक है, रेसिमाइजेशन 100% होता है, या इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन? ये लो, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही आएगा। ये आपका नीट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन जो प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, वो ज्यादा मिलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन, न कि 100% रेसिमाइजेशन। तो 100% रेसिमाइजेशन SN1 में नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा। और रीजन को मैंने एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इंटीमेट आयन पेयर और जो सोलवेंट सेपरेटेड आयन पेयर है, उसमें X माइनस ने अपनी साइड को ब्लॉक किया हुआ है, जिससे न्यूक्लियोफाइल के पास कोई रास्ता नहीं है, वो ऑपोजिट साइड से ही अटैक कर सकता है। 2 में और 3 में, 4 में तो गेम ओपन हो गया, 4 में वो छोड़ के चला गया, तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। लेकिन 2 में और 3 जो है आपके इंटीमेट आयन पेयर और सोलवेंट सेपरेटेड आयन पेयर, उनमें गड़बड़ हो गई। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री से ज्यादा। बाकी हम SN1 कल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी SN1 के टॉपिक हमने पढ़े हैं, वो आपको जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं, वो तो हम कराएंगे ही खैर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। और ये वाला भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला AgNO2 और AgCN, और ये जो सारी केमिस्ट्री थी, ये वाला